जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले ही ऐसे शहर बना रही थी जो आज के महानगरों को टक्कर दे सकें, और फिर वो इतिहास से जैसे पूरी तरह गायब हो गई। तो चलिए, आज हम सिंधु घाटी की इसी भूली बिसरी और बेहद आकर्षक दुनिया की कहानी में उतरते हैं। चलिए सीधे इस नंबर पर आते हैं, 8,000। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हाल की रिसर्च बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें 8,000 साल तक पुरानी हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं से भी पुरानी, या कम से कम उनकी हमउम्र थी, और उनसे कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी और इतनी आधुनिक सभ्यता इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गई? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है ये भूली हुई दुनिया और इसकी दोबारा खोज की हैरान कर देने वाली कहानी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत बड़ी दिलचस्प और लगभग इत्तेफाक से हुई। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक आदमी को कुछ अजीब से खंडहर दिखे। फिर सालों बाद 1856 में रेलवे लाइन बिछा रहे इंजीनियर्स को जमीन के नीचे से हजारों पकी हुई ईंटें मिली, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन ईंटों को ट्रैक के नीचे बिछा दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। असली मोड़ तो 1921 में आया, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से खुदाई शुरू की। और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने एक पूरी तरह से नई प्राचीन सभ्यता की खोज का ऐलान किया। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। ये सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैली थी। जरा अंदाजा लगाइए, ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें तो भी उनसे बड़ी थी। मतलब हम उस समय की सबसे बड़ी शहरी संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये लोग इतने उन्नत थे, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? उनके शहरों के खंडरों में। वो शहर जो किसी प्राचीन महानगर से कम नहीं थे। उनकी जो शहर बनाने की प्लानिंग थी ना, वो किसी क्रांति से कम नहीं थी। सोचिए, शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बने थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे एकदम व्यवस्थित ब्लॉक्स बनते थे, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। पर यह सब हो रहा था हजारों साल पहले। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये कमाल की बात है। चाहे मोहनजोदाड़ो हो या हड़प्पा, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे इन शहरों में गजब की एकरूपता थी। दोनों में एक ऊंचा गढ़ था और एक निचला शहर। दोनों में एक ही तरह की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल हुई। ये क्या दिखाता है? यही कि कोई एक सेंट्रल प्लानिंग थी, एक जैसी सोच थी जो इस पूरी सभ्यता को चला रही थी। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। कांस्य युग की किसी और सभ्यता ने सेहत और साफ सफाई पर इतना ध्यान नहीं दिया। सोच कर देखिए, लगभग हर घर में अपना बाथरूम था। गंदा पानी ढकी हुई नालियों से बाहर जाता था, और इन नालियों में सफाई के लिए मैनहोल तक बने थे। ये उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड था। अच्छा, तो शहरों की बनावट तो हमने देख ली। चलिए अब इन शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी की कल्पना करते हैं। उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा था? उनकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के हमें क्या सबूत मिलते हैं? देखिए, इनकी तरक्की की नींव थी खेतीबाड़ी। और ये कोई मामूली किसान नहीं थे। ये दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोगों में से थे। जी हाँ, कॉटन, गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें थीं। लेकिन साथ ही ये खजूर, सरसों और तिल जैसी चीजें भी उगाते थे। और जानवरों में कुबड़ वाले बैल, बकरी और भेड़ पालते थे। लेकिन ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वे एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क के जरिए दुनिया से जुड़े हुए थे। उनकी बनाई हुई चीजें हजारों किलोमीटर दूर मिली हैं, जो बताता है कि उनका इंटरनेशनल ट्रेड कितना जबरदस्त रहा होगा। ये स्लाइड उनके ट्रेड के पैमाने को शानदार ढंग से दिखाती है। सोचिए, मेसोपोटामिया यानी आज के इराक, उनके रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की एक जगह से व्यापार का जिक्र है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मेलुहा सिंधु घाटी ही थी। वे अफगानिस्तान से कीमती पत्थर, राजस्थान से तांबा और गुजरात से शंख जैसी चीजें मंगवाते थे, और बदले में खूबसूरत गहने, मनके और सूती कपड़े दुनिया भर में भेजते थे। अब इस नंबर को देखिए, 16। ये बस एक साधारण नंबर नहीं है, ये उनके व्यवस्थित समाज के एक और बहुत बड़े सुराग की चाबी है।
तो ये 16 इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उन्होंने वज़न और माप का एक पूरा सिस्टम 16 के आधार पर बनाया था। मतलब 16, 64, 64 सब कुछ 16 के मल्टीपल में। इस मानकीकृत सिस्टम की वजह से इतने बड़े इलाके में व्यापार ईमानदारी से होता था। और सबसे कमाल की बात, ये सब बिना सिक्कों के होता था, यानी चीज़ों के बदले चीज़ें देकर, बार्टर सिस्टम से। उनका टैलेंट सिर्फ प्लानिंग और ट्रेड तक ही सीमित नहीं था, वे कमाल के कलाकार भी थे। जरा उस मशहूर डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति के बारे में सोचिए। उसे बनाने के लिए जैसी कला और तकनीक चाहिए थी, वो उनके बेहतरीन शिल्प कौशल का जीता जागता सबूत है। और अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं। वो दो बड़ी पहेलियां जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए हैं। सबसे बड़ा रहस्य, उनकी लिखावट, एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हजारों मोहरों पर ये निशान खुदे हुए हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। वैसे हम उनकी लिखावट के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, पर एक बहुत ही मजेदार बात पता है, उनके लिखने का तरीका बूस्ट्रोफेडन कहलाता था। इसका मतलब है कि वो पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे और फिर अगली लाइन बाएं से दाएं, ठीक वैसे ही जैसे खेत में हल चलता है। और दूसरी बड़ी पहेली है, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आखिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये लोग कहाँ चले गए? इसकी कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि बाहर से हमला हुआ, पर इसके बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं। कुछ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने उनकी खेती को तबाह कर दिया, और कुछ का मानना है कि भयंकर बाढ़ ने नदियों का रास्ता ही बदल दिया और शहर वीरान हो गए। बहुत मुमकिन है कि सच इन सब का मिला-जुला रूप हो। वजह जो भी रही हो, नतीजा एक ही था। लोग गायब हो गए, उनके बसे बसाए शहर खंडहर बन गए और उनकी जुबान, उनकी भाषा हमेशा के लिए खामोश हो गई। और यहीं पर हम एक आखिरी बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। अगर हम कभी उनकी लिखावट को पढ़ पाए, तो वो हमें क्या बताएंगे? अपनी दुनिया के बारे में, अपनी सोच के बारे में और अपने अंत के बारे में कौन से राज खोलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास की गहराइयों में ही खो चुका है। नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसी दुनिया जो आज से कोई 5000 साल पहले थी। और जानते हैं, वहां के शहर वो आज के बड़े बड़े महानगरों को टक्कर दे सकते थे। जी हाँ, आज हम उसी रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता और उसके शानदार शहरों की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस कमाल की सभ्यता की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन इसे किसी एक अकेली सभ्यता की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि इसे देखेंगे स्पेशलिस्ट शहरों के एक नेटवर्क की तरह, जहां हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक अनोखी कहानी। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं उन दो जुड़वा राजधानियों से, जो इस पूरी सभ्यता की, आप कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल बैकबोन थी। ये दोनों शहर मतलब पावर के दो अलग अलग पर आपस में जुड़े हुए सेंटर्स थे। एक तरफ था हड़प्पा, जिसे कहते थे अन्न भंडार का शहर, और दूसरी तरफ मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। नाम ही कितने अलग हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इनमें और क्या-क्या खास था। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। रावी नदी के किनारे बसा ये वो शहर था जिसकी खोज सबसे पहले हुई दयाराम साहनी ने की थी। और ये शहर ये अपने समय की बेहतरीन अर्बन प्लानिंग का एक जीता जागता सबूत है, वाकई। अच्छा, तो हड़प्पा को अन्न भंडार का शहर आखिर कहते क्यों थे? वो इसलिए क्योंकि यहाँ 12 बड़े-बड़े अन्न भंडार मतलब ग्रेनरीज मिली हैं। सोचिए 12! ये इशारा करता है एक सेंट्रलाइज्ड फूड सिस्टम की तरफ। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ की एकदम सीधी सड़कें, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और हाँ, ताबूत में दफनाने के जो सबूत मिले हैं, वो सब मिलकर बताते हैं कि ये एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा होगा। चलिए अब हड़प्पा से चलते हैं उस शहर की तरफ जो शायद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे फेमस शहर है, मोहनजोदड़ो। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये कल्चर और रिचुअल्स का एक बहुत बड़ा हब था। और मोहनजोदड़ो की पहचान क्या है? वो है इसका ग्रेट बाथ या महास्नान घर। ये वाकई प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। सोचिए, इसे बिटुमेन से वाटरप्रूफ बनाया गया था। उस जमाने की टेक्नोलॉजी देखिए। ये सिर्फ कोई स्विमिंग पूल नहीं था, माना जाता है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों और सोशल गैदरिंग्स का सेंटर पॉइंट था। मोहनजोदड़ो सिर्फ अपने साइज और प्लानिंग के लिए ही नहीं, बल्कि आर्ट के लिए भी जाना जाता था।
यहाँ से जो चीजें मिली हैं वो कमाल की हैं, जैसे प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू, डांसिंग गर्ल की वो फेमस ब्रॉन्ज की मूर्ति और वो रहस्यमयी पशुपति सील। ये सब हमें उस समय की कला, उनके धर्म और समाज की एक ऐसी झलक देते हैं जो और कहीं नहीं मिलती। अच्छा, तो हमने राजधानियों की बात कर ली। अब जरा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और इस सभ्यता की इकोनॉमिक पावर को देखते हैं। मतलब वो शहर जो इंडस्ट्री और ट्रेड की जान थे। और इस मामले में एक नाम आता है लोथल का। आर्कियोलॉजिस्ट S.R. राव ने तो यहां तक कहा था कि लोथल को मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो कह सकते हैं। अब इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये छोटा शहर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। तो चलिए गुजरात में मौजूद लोथल चलते हैं। ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मानो दुनिया के लिए एक खिड़की थी, एक दरवाजा था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी जो इस सभ्यता को मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से कनेक्ट करती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत यहां मिला दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला डॉकयार्ड। यही नहीं, यहां पर बीड मेकिंग यानी मन के बनाने की वर्कशॉप्स मिली हैं, विदेशी सील्स मिली हैं। ये सारी चीजें चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि लोथल उस जमाने का एक बजिंग इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग हब था। लोथल के बाद अब एक और स्पेशलिस्ट शहर की बात करते हैं, चनहुदड़ो। ये शहर तो मानो पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही बना था, मतलब एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल टाउन। इसी वजह से इसे प्राचीन भारत का शेफील्ड भी कहा जाता है। जरा सोचकर देखिए, यहां के कारीगर कितने स्किल्ड होंगे। वो कच्चा पत्थर लाते थे, उसे तराशते थे, पॉलिश करते थे और खूबसूरत मनकों में बदल देते थे, और फिर ये मनके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे। ये एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल प्रोसेस था जो आज से हजारों साल पहले चल रहा था। अच्छा, राजधानियां हो गई, ट्रेडिंग हब्स हो गए। अब बात करते हैं दो ऐसे यूनिक शहरों की जिन्होंने अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में महारत हासिल की थी और कमाल की नई नई टेक्निक्स विकसित की। ये नंबर देखिए, 16। आप कोई सोचेगा कि एक नंबर का एक सूखे एरिड इलाके में बसे शहर की कहानी से क्या लेना देना हो सकता है? और बहुत गहरा लेना देना है। इसका जवाब है पानी। जी हां, ये शहर है धोलावीरा और इसने वाटर मैनेजमेंट में जो किया वो आज भी हैरान कर देता है। यहाँ के लोगों ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 बड़े बड़े जलाशय बनाए थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की इंजीनियरिंग स्किल्स का एक शानदार सबूत है। धोलावीरा की सिटी प्लानिंग भी बहुत यूनिक थी। ये 3 हिस्सों में बटा था, लेकिन इसकी असली पहचान, इसका असली कमाल तो इसका सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ही है। और इसी वजह से 2021 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आज भी पूरी दुनिया मानती है। धोलावीरा के वाटर मास्टर्स से अब चलते हैं कालीबंगा। इस नाम का मतलब है काली चूड़ियां, और ये जगह अपनी धार्मिक और खेतीबाड़ी से जुड़ी खासियतों के लिए जानी जाती है। कालीबंगा में सबसे हैरान करने वाली चीज जो मिली है वो है एक लाइन से बनी 7 अग्निवेदियां, मतलब फायर ऑल्टर्स। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई बड़े पब्लिक रिचुअल्स होते होंगे। और सुनिए, दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत, जी हाँ, पहला प्लॉट फील्ड, उसका सबूत भी यहीं से मिला है। तो साफ है ये शहर धर्म और कृषि दोनों का एक बहुत बड़ा सेंटर था। तो हमने अलग अलग शहरों की यात्रा की और ये वाकई कमाल के शहर थे। चलिए अब इन सब की अलग अलग भूमिकाओं को एक साथ देखते हैं और उनकी विरासत और उन रहस्यों पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरे कहानी को कितने अच्छे से समअप करती है। हर शहर एक स्पेशलिस्ट था। मोहनजोदड़ो था द मेट्रोपोलिस, लोथल था द पोर्ट, धोलावीरा बना द वाटर मास्टर, चन्हुदड़ो द फैक्ट्री टाउन और कालीबंगा द रिचुअल सेंटर। और ये सब मिलकर बनाते थे एक बेहद कॉम्प्लेक्स और एडवांस सिविलाइजेशन। और आखिर में ये एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, इन प्राचीन शहरों की अर्बन प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या वो आज की दुनिया को कुछ सिखा सकते हैं? उनकी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, उनकी सिटी प्लानिंग, ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, सिंधु